शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी और कानूनी मामलात, मरियम नवाज भी लंदन रवाना। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की कल अहम मीटिंग मुतवक्के है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी समेत दीगर उमूर पर अहम मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ 2 रोज़ कबल ही लंदन में 1 माह के क्याम के बाद वतन वापस पहुंचे थे। नवाज शरीफ ने अहम मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ को दोबारा लंदन तलब किया है। मरियम नवाज लंदन में 1 हफ्ता क़याम करेंगी। तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना हो चुके हैं। हसन रज़ा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा आप क्या कुछ मज़ीद डिस्कस होगा? देखें, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हंगामी बुनियादों पर जो है वो लंदन रवानगी सामने आई है। शहबाज शरीफ को गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर लंदन पहुंचने का हुक्म दिया गया था। इनको कुछ जो टास्क दिए गए थे, 2 आम मीटिंग थी और उसके बाद जो है उनकी जानिब से कल साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर अगले ही रोज यानी आज उनको लंदन पहुंचने का हुक्म मिला था, जिसकी हंगामी तौर पर टिकट करवाई गई और आज जो है वो लंदन रवाना हो चुके हैं। इसी तरह जो है मरियम नवाज शरीफ वो भी जो है वो लंदन रवाना हो चुकी है। कल इनकी इंतहाई अहम मीटिंग जो है वो होने जा रही है लंदन में, जिसमें कानूनी मामलात का जायजा लिया जाएगा, नवाज शरीफ की आमद के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और खुसूसी तौर पर जो नैब केसेस जो है वो रीओपन हुए हैं, एहतसाब अदालतों को जो भिजवाए गए हैं नैब की जानिब से, इन तमाम मामलात का जायजा लिया जाएगा। जो वुकला टीम की जानिब से जो मीटिंग्स रखी गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, वो अचानक मनसूख कर दी गई है। उनको आगाह किया गया कल के आपकी तमाम मीटिंग आज मनसूख है, तो उनको वीडियो लिंक पर जो है वो लिया जाएगा। यूँ अगर देखा जाए तो इंतहाई अहम मीटिंग कल होगी, इसमें तमाम मीटिंग कल होगी। बहुत शुक्रिया हसन आपका। उधर रावलपिंडी में मतरूका वक्फ इमलाक ने ऑपरेशन करके लाल हवेली को खाली करवा लिया है। हवेली के 7 यूनिट्स सील, शेख रशीद का पार्टी दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। पुलिस, एलीट फोर्स और FIA एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जायदाद को कब्जा माफिया से खाली करवा के तहवील में लिया। मतरूका वक्फ इमलाक का नोटिस, लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई है। इस्लामाबाद से हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाल हवेली जिसे शेख रशीद अहमद की रिहाइश गाह के तौर पे जाना जाता था, आज सुबह सवेरे करीबन 6 बजे के करीब मतरूका वक्फ इमलाक, रावलपिंडी पुलिस और FIA की मौजूदगी में लाल हवेली को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने हवेली के दरवाज़ों को सील किया और शेख रशीद अहमद की तरफ से जो बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे उनको भी हटा दिया गया है। इस वक्त हवेली के बाहर यहाँ पे जो मतरूका वक्फ इमलाक है उसके एहलकार मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की जाती उस वक्त तक जो है वो यहाँ पे एहलकार मौजूद रहेंगे। उसकी वजह यह है कि माजी में भी ये हुआ था कि जब लाल हवेली को सील कर दिया गया था कि जो शेख रशीद के कारकुनान थे वो जो ताले तोड़ के है वो अंदर आ गए हुए थे और उन्होंने दरवाजे के तालों को तोड़ दिया था। जो आसिफ खान है डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर, उनका ये कहना था कि जो हवेली है वो गैर कानूनी तौर पर शेख रशीद अहमद उस पर काबिज थे और वो अपनी तरफ से कोई मुस्तनद दस्तावेज़ात जो हैं वो उनको पेश नहीं कर सके। शेख रशीद अहमद के जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनका ये कहना है कि हवेली को सील करने के मामले को वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जो यहाँ पे वकील हैं जो शेख रशीद अहमद के, उनका ये कहना है कि जो हवेली को सील किया गया है वो सिर्फ एक जवाबी वार किया गया है, इंतकामी कार्रवाई की गई है। जो कि शेख रशीद अहमद इस वक्त पुलिस की तहवील पे उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उसके बाद ये जो हवेली को सील करने का मामला है तो उनकी तरफ से ये कहना है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है। बहरहाल यहाँ पे हवेली इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील ठीक है, हवेली को सील कर दिया गया है। हरीम, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के साथ अफगान मुहाजिरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जेवा से मुलाकात में मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू की। अनवारुल हक काकड़ का उज़्बेक सदर, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकातें। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास की साइड लाइन्स मुलाकातें। निगरान वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की अफगान मुहाजिरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और बहाली के इक़दाम से आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात में माशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम का इयादा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने MD IMF से मुलाकात को तामीरी करार दिया।
انوار الحق کاکڑ اور ازبیکستان کے صدر شوکت مرزائیوف کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ سیاسی، تجارتی، اقتصادی اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ نے ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعظم کی مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سے ملاقات میں پاکستان میں انسداد پولیو مہم پر بات چیت کی گئی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان پولیو وائرس کی روک تھام کے لیے پرعزم ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پولیو وائرس کا مکمل طور پر خاتمہ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے سربراہ اجلاس سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چیلنج سے نمٹنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چیلنج سے نمٹنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان 2030 تک 60% متبادل توانائی کے ذرائع استعمال کرے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے سربراہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ Although Pakistan has not contributed to the problem of global warming, we have chosen to be a part of the solution. Pakistan seeks to produce 60% of its energy from renewable sources by 2030. This energy transition will cost over $100 billion and will require international support. Excellencies, while economic arguments are constructed around climate change, a cultural nuance deserves attention too, which can contribute towards the solution-based approach on the climate change crisis. The Holy Quran says in Surah Yunus, verses 14, ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Thus we have made you trustee on the earth after them to see how you would act. Therefore, Islam promotes a responsibility to protect the environment, utilize and harness natural resources efficiently, and undertake a sustainable and equitable approach towards nature as a public good. لاہور ہائی کورٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس عالیہ نیلم کے حکم پر سی سی پی او لاہور اور ڈی ایچ انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران پیش۔ جسٹس عالیہ نیلم کا سی سی پی او لاہور اور دیگر افسران پر برہمی کا اظہار۔ محمد اشفاق لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواست پر ناقص تفتیش کے حوالے سے عدالت نے سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو طلب کیا تو دونوں افسران عدالت میں پیش ہوئے، جس پر جسٹس مس عالیہ نیلم نے سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس مس عالیہ نیلم نے کہا کہ سی سی پی او صاحب، لاہور کے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، کرمنل سسٹم آپ کے ضلع میں تباہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر سی سی پی او لاہور نے کہا کہ ہم نے 4 لاکھ مقدمات نمٹائے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں کیسز کو نمٹانے میں کچھ کیسز میں کوالٹی پر کمپرومائز ہوا، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ تو اعتراف کر رہے ہیں، بتائیں فوجداری قانون میں کہاں پر لکھا ہے کہ آپ نے کیسز کو نمٹانے کے دوران کمپرومائز کرنا ہے، جس پر سی سی پی او لاہور نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ جسٹس مس عالیہ نیلم نے کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کا مذاق بنا دیا گیا ہے، اس حوالے سے تفتیشی افسران اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، کیا غلط تفتیش کرنے والے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کریں۔ اس موقع پر سی سی پی او نے کہا کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، سسٹم کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ جسٹس مس عالیہ نیلم نے کہا کہ لاہور پولیس کی ناقص کارکردگی کے باعث جو ساری تفتیش کے معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور اگر اس حوالے سے چیزیں بہتر نہ کی گئیں تو ملزمان کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ جسٹس مس عالیہ نیلم کے روبرو سی سی پی او لاہور نے کہا کہ ناقص تفتیش کرنے والے تفتیشی افسر اور ڈی ایس پی کے خلاف محکمانہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ جسٹس مس عالیہ نیلم نے یہ بھی کہا کہ آئندہ یہ بتایا جائے کہ اتنے بڑے بڑے تو یہ آج کی عدالتی کارروائی ہے۔ محمد اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کے بھائی رزاق سنجرانی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ رزاق سنجرانی 22 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ حسیب ملک اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، یہ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس سے متعلق تحریری
हुक्मनामा भी जारी किया गया जो कि इस्लामाबाद के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तौहीन अदालत से मुतालिक ये केस था जिसके ऊपर हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालत ने राजिक संजरानी को 22 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होते हुए 21 सितंबर तक तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है, जबकि हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि हुकूमत ने राजिक संजरानी को गैर कानूनी तौर पर टॉप 1 रिहाइश अलॉट की है और टॉप 1 रिहाइश ग्रेड 21 या 22 के अफसरान के लिए मुख्तस की जाती है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि राजिक संजरानी को बतौर MD सेंडिक जो है वो टाइप 1 रिहाइश अलॉट की गई है, जबकि राजिक संजरानी को साल 2046 तक के लिए टाइप 1 की रिहाइश अलॉट की गई है और इसके हवाले से कोई भी जवाब जो है मुनासिब जवाब देने में वो कासिर रहे हैं और स्टेट ऑफिस हुकाम बताने से ये भी कासिर रहे हैं कि राजिक संजरानी की उम्र 33 से 34 साल है और 33-34 साल का जो शख्स है वो कैसे ग्रेड 22 का ऑफिसर हो सकता है। 1 सितंबर को अदालत ने राजिक संजरानी को मुकदमे में फरीक बनाया था, जबकि राजिक संजरानी को नोटिस जारी करके 15 सितंबर तक जवाब तलब किया गया था जो कि जमा नहीं करवाया गया था और अदालत ने फिर मोहलत उसमें उनके वकला की जानिब से मोहलत मांगी गई थी और अदालत ने 18 सितंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया था, जिसके ऊपर अब तक भी जवाब जमा नहीं करवाया गया और अदालत ने 21 सितंबर की तारीख अब तक भी जवाब जमा नहीं करवाया गया। हसी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी उरूज पर। बिजली चोरों और लॉसेज में मजीद इजाफा। रवा माली साल के दौरान पेस्को के लॉसेज गुज़श्ता साल के मुकाबले में बढ़ गए। पेस्को के लॉसेज 35.99% से बढ़कर 36.46% हो गए। सबसे ज़्यादा लॉसेज बन्नू, मर्दान, DI खान और पेशावर में रिकॉर्ड हुए हैं। बन्नू में लॉसेज की शरह 69.13% है, जबकि पेशावर में लॉसेज की शरह 40.53% है और माली साल 2022-23 में DI खान में 52.17% बिजली लॉसेज की नज़र हुई है। दस्तावेजात ये जारी की गई हैं। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, मजीद क्या कुछ है इन दस्तावेजात में? देखिए आमिर, ये जो डिस्कोज है या बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां हैं इनकी बेहतरी के लिए इकदाम तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर सामने नज़र नहीं आ रहा और जो लॉसेज है या बिजली चोरी है उसमें हर साल इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए सिर्फ एक तकसीम कार कंपनी की, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की, तो उसके लॉसेज में इजाफा हुआ है। साल 2021-22 की अगर हम बात करें तो उसमें लॉसेज जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेज थे वो 35.99% थी, जो कि साल 2022-23 में बढ़कर 36.46% हो गई और मजमूई तौर पर ये जो लॉसेज है या बिजली चोरी है इसमें इजाफा नज़र आ रहा है और कुछ अजला जो है वो टॉप लिस्ट में है, जिसमें ज़िला बन्नू, ज़िला DI खान, ज़िला मर्दान और सवाबी भी शामिल है। ज़िला पेशावर जो कि KP का दारुल खिलाफा है वहाँ पर भी जो है लॉसेज में इजाफा वगैरह था। शुमार आपके साथ शेयर करूँ तो बन्नू में लॉसेज की शरह 69.13%, जबकि पेशावर में लॉसेज की शरह 46.53% रही है। इसके साथ साथ अगर मैं आपके DI खान की बताऊं तो DI खान में 52.12% बिजली जो है वो लॉसेस की नज़र हुई। इसके साथ साथ मर्दान में 40.28% माली साल 2022 में, जबकि सवाबी में 30.05% जो है बिजली लॉसेस की नज़र हुई। सवात में 28.96%, जबकि हज़ारा 1 में 12.34% और हज़ारा 2 में 17.67% बिजली लॉसेस की नज़र हुए और मजमूई तौर पर जो तमाम अजला है तकरीबन उनकी लॉसेस में और बिजली चोरी में इजाफा हुआ है। और इन तमाम तर सूरत हाल पर जब आला हुकाम से बातचीत की जाती है तो उनका यही कहना है कि बिजली चोरी को रोकने या लॉसेस को कम करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है उस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, दूसरी जानिब जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। आशोबे चश्म के मर्ज ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। आंखों का सुर्ख हो जाना और इनसे पानी बहना मर्ज की बड़ी इलामात हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीजों की तादाद में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। इन दिनों जहां डेंगू के मर्ज ने अपने पर फैलाना शुरू कर रखे हैं तो वहीं आशोबे चश्म का मर्ज भी तेजी से फैलना शुरू हो गया है। अमूमी तौर पर जब आंख की बारीक झिल्ली में सोजश हो जाती है तो ये आंख के सफेद हिस्से को ढांप लेती है, जिसके बायस झिल्ली की सफेद रंगत गुलाबी या सुर्ख रंग में तब्दील हो जाती है, जिसे आशोबे चश्म की वाज़ेह अलामत करार दिया जाता है। ऐसी बीमारी की जब कोई शख्स मुब्तला हो जाए तो उनको चाहिए कि दो लोगों से हाथ ना मिलाएं, बच्चों को प्यार ना करें, अपना तकिया, तौलिया, रुमाल वगैरह अलहदा रखें और अवॉइड करें किसी गैदरिंग में जाने की। अब देखें बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि बच्चे एक ही क्लास में सारे होते हैं इकट्ठे,
तो एक कोई हो तो पूरी क्लास को ही ये लग जाती है। आशोब चश्म वायरल हो या बैक्टीरियल, दोनों ही सूरतों में ये वबाई होने के बायस तेज रफ्तारी से फैलने की सलाहियत रखता है। लाहौर में इसके तेज रफ्तार फैलाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के सरकारी हॉस्पिटल्स में आशोब चश्म के मरीजों की तादाद में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये क्योंकि हाईली कंटेजियस है, बड़ी तेज़ी से फैलता है और ये करंटली इस वक्त लाहौर में, तो अगर आप लाहौर की बात करें तो ये बड़ी एक वाइड स्प्रेड एपिडेमिक या आउटब्रेक है। इतना जिस तरह हमारे पास लोड है प्राइवेट सेक्टर, ट्रस्ट में, ये पब्लिक सेक्टर में, तो ये हर 5वां 7वां मरीज़ जो है आपको इस मर्ज़ का शिकार मिलेगा। तालीमी इदारों में भी इस मर्ज़ का तेज़ रफ्तार फैलाव देखने में आ रहा है। आशोब चश्म का तेज़ी से फैलता हुआ ये मर्ज़ जानलेवा तो नहीं, लेकिन इस हवाले से जो सूरत हाल हमने हॉस्पिटल्स में देखी उससे वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था कि ये तकलीफ़ दे बहुत है और इससे बचाव की सबसे बड़ी शर्त भी हिफाजती तदाबीर पर हर मुमकिन हद तक अमल करना ही है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।